नमस्कार। गायत्री कॉलेज साचो के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में सर्वप्रथम मैंने स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना को डिस्कस किया था। उसके पश्चात लोकोमोशन इन यूग्लिना को डिस्कस किया था और उसके बाद में इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने ओस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना को एक्सप्लेन किया था। और आज हम देखते हैं यूग्लिना में रिप्रोडक्शन या यूग्लिना में जनन। जैसा कि आप जानते हैं यूग्लिना एक प्रोटोजोवन है और इसे प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन बड़ा सिंपल सा है और लैंगिक रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जिसको हम कहते हैं वो इसमें नहीं पाया जाता है। यूग्लिना में अलैंगिक जनन पाया जाता है और वो भी बड़ा सिंपल बाइनरी फिजन या सरल द्विविखंडन जनन ही पाया जाता है। वो एक और मेथड है यूग्लिना में जनन का जिसे हम बहुविखंडन या पुटी निर्माण या पुटी भवन द्वारा जनन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिजन इन यूग्लिना, अर्थात यूग्लिना में सरल द्विविखंडन द्वारा जनन। आपने समसूत्री विभाजन की 4 प्रावस्थाओं का नाम सुना होगा: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अभी आप सोचेंगे कि मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। यदि आप गौर लगा के देखेंगे तो वास्तव में यूग्लिना में बाइनरी फिजन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एक प्रकार से सिर्फ कोशिका विभाजन या समसूत्री कोशिका विभाजन ही है। मतलब एक संज्ञा दी जा सकती है। आप इसे कोशिका विभाजन कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाइनरी फिजन में ये चारों प्रावस्थाएं इसमें देखी जाती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और आप एक और बात ध्यान देंगे कि प्रोफेज के कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। सामान्यतः कोशिका विभाजन के समय प्रोफेज में क्या क्या होता है। सर्वप्रथम केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लियाई, जिसे केंद्रिका कहते हैं, विलुप्त होना प्रारंभ करती है। ठीक उसी समय माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक झिल्ली, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, इसके साथ अटैच हो जाता है और कुछ एंजाइम स्रावित करता है और केंद्रक झिल्ली को गला देता है। ठीक उसी समय जो क्रोमेटिन होती है वो गुणसूत्रों का निर्माण प्रारंभ कर देती है। अब यहां पे बात करते हैं कि यूग्लिना की प्रोफेज और सामान्यतया कोशिका विभाजन की प्रोफेज में क्या डिफरेंस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे केंद्रक झिल्ली देख रहे हैं। जब सामान्य कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तब केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, पर यहां पर आप देखेंगे जब यूग्लिना में प्रोफेज प्रावस्था होती है तो इसकी केंद्रक झिल्ली जो हमें ये नजर आ रही है ये विलुप्त नहीं होती है। बाकी सारी प्रक्रियाएं लगभग वैसी होती हैं। क्रोमेटिन यहाँ पे गुणसूत्र का रूप ले लेती है। तो ये हमारे पास 1, 2 और 3, 4 गुणसूत्र आप रिप्रेजेंट के लिए मैंने दिखाए हैं। तो ये गुणसूत्र है। ये छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इनको हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलाई कह सकते हैं। न्यूक्लियोलस कह सकते हैं। ये केंद्रिकाएं हैं और
प्रोफेज प्रावस्था में गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। छोटी छोटी न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियाई हैं ये परस्पर एक दूसरे की जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिकाएं जिसको हम कहते हैं, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं। और मेटाफेज प्रावस्था में प्रोफेज के अंत तक ये एक मुख्य बॉडी या काय बनाती हैं जिसे न्यूक्लियोलर बॉडी कहा जाता है, केंद्रीय के काय कहलाती हैं। और गुणसूत्र विपाटन शुरू हो जाता है और गुणसूत्र के ऊपर चार भुजाएं नजर आने लगती हैं, क्रोमेटिड्स नजर आने लगती हैं। तो ये सामान्य युग्लिना से प्रोफेज प्रावस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। गुणसूत्र में विपाटन के कारण क्रोमेटिड्स नजर आने लगती हैं। छोटी छोटी केंद्रिकाएं परस्पर मिलकर न्यूक्लियर बॉडी बना लेती हैं और केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होती है। उसके पश्चात आप मेटाफेज प्रावस्था में देखेंगे कि सभी गुणसूत्र एक ऊर्ध्वाधर रूप से मध्य पटलिका पर व्यवस्थित हो गए हैं और ये जो न्यूक्लियोलर बॉडी है ये दो में डिवाइड हो गई है। ये वाली न्यूक्लियर बॉडी इसमें और इसमें विभाजित हो गई है, अर्थात यहाँ पे न्यूक्लियोलर बॉडी दो संरचनाओं में विभाजित हो जाती है, या यो कह सकते हैं कि दो केंद्रिकाओं में विभाजित हो जाती है। और गुणसूत्र ऊर्ध्वाधर रूप से मध्य पटलिका पर व्यवस्थित दिखाई देते हैं। एनाफेज प्रावस्था में देखते हैं तो एनाफेज प्रावस्था में गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पे बात ध्यान में रखने की है कि सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों को दोनों ध्रुवों की ओर खींचने के लिए क्या होता है, तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। पर यहाँ पे गुणसूत्रों में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण नहीं होता है। मैंने कहीं नहीं दर्शाया है कि यहाँ पे गुणसूत्रों से स्पिंडल फाइबर्स अर्थात तरकु तंतु जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, फिर आप कहेंगे कि गुणसूत्र एक दूसरे से दूर कैसे जा रहे हैं। तो गुणसूत्रों को एक दूसरे से दूर भेजने के लिए गुणसूत्रों के मध्य प्रतिकर्षण फोर्स या रिपल्सन फोर्स जिसे कहते हैं, प्रतिकर्षण बल के कारण गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर दिखाई देते हैं। और केंद्रक झिल्ली में भी यहाँ पे एक खांच का निर्माण होता है जिसे न्यूक्लियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, केंद्र के संकीर्णन कहते हैं, का निर्माण होता है जिससे केंद्रक दो केंद्रकों की ओर विभाजित हो जाता है। और अल्टीमेटली टेलोफेज प्रावस्था में दो केंद्रकों का निर्माण होता है। और दो केंद्रकों के निर्माण होने के बाद में अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने की है, रिकॉल करते हैं कि जब भी कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो जो दो चरणों में होता है, पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक में विभाजन और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य में विभाजन। तो यहाँ पे हमने ये जो स्टेप देखे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज प्रावस्था में हमने केंद्रक में विभाजन अर्थात इन चारों प्रावस्थाओं से केंद्रक में विभाजन हुआ है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। जैसे ही टेलोफेज समाप्ति की या टेलोफेज की स्टार्टिंग होती है या टेलोफेज का अंत होने वाला होता है, ठीक उसी समय साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका द्रव्य विभाजन केंद्रक के रिजर्वोयर या एंटीरियर पार्ट कह सकते हो, अग्रमुख कह सकते हो, अग्रभाग से, अग्र सिरे से, और इस दिशा में एक ऊर्ध्वाधर खांच बनती है और इस ऊर्ध्वाधर खांच के निर्माण से ये पूर्ण ऊर्ध्वाधर खांच मध्य में बनती है। और आप अगले डायग्राम में देखेंगे कि ये ऊर्ध्वाधर खांच लंबी से लंबी होती जाती है और अल्टीमेटली युग्लिना दो पुत्री युग्लिनाओं में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से युग्लिना में सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, आपने ये युग्लिना में फ्लैजिला नजर आ रहा होगा, ये पूरा पोर्शन
क्या कहला रहा है, रिजर्वोयर कहलाता है, ये स्टिग्मा कहलाता है, ब्लीफेरोप्लास्ट है। और ये यहाँ पे देखो आप पूरा इस तरह का ये स्मॉल फ्लेजिला नजर आ रही है, लॉन्ग फ्लेजिला नजर आ रही है। ऐसा माना जाता है कि केंद्रक विभाजन के समय से पहले ही इनमें भी विभाजन प्रारंभ हो जाता है और इनका पहले एक सेट से और धीरे धीरे दो सेट बनना प्रारंभ होता है। यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस पहले वाले डायग्राम में सिर्फ एक फ्लेजिला नजर आ रही है, पर यहाँ पर देखेंगे तो आप दो लॉन्ग फ्लेजिला और दो स्मॉल फ्लेजिला यहाँ पे नजर आ रही हैं। फिर उससे अगले डायग्राम में आप देखेंगे कि रिजर्वोयर भी दो भागों में यहाँ से फर्रो बनती है और रिजर्वोयर भी दो भागों में बंटना प्रारंभ हो जाता है। और उससे अगले वाले डायग्राम में देखेंगे कि एनाफेज अवस्था जब प्रारंभ होती है, ठीक उससे पहले यहाँ पे दिखाया गया है कि रिजर्वोयर बिल्कुल दो भागों में डिवाइड हो गया है और दोनों रिजर्वोयर के मध्य से लॉन्जिट्यूडिनल फर्रो का निर्माण होता है और वो लॉन्जिट्यूडिनल फर्रो ऊर्ध्वाधर रूप से धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और अंत में युग्लिना को दो पुत्री युग्लिनाओं में विभक्त कर देती है। तो आपने देखा किस तरह से बड़ी ही आसानी से सिंपल तरीके से युग्लिना में क्या होता है, बाइनरी फिजन या सिंपल बाइनरी फिजन आप कह सकते हैं, बाइनरी फिजन इसको आप कह सकते हैं, या सिंपल द्विविखंडन आप इसे कह सकते हैं। बड़ा सरल द्विविखंडन होता है और द्विविखंडन के द्वारा युग्लिना में क्या हो जाता है, जनन हो जाता है। खंडी भवन के द्वारा कई बार क्या होता है युग्लिना, ये जनन जो बाइनरी फिजन वाला जनन है, मैं आपको बता देता हूं कि ये केवल और केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो जनन होता है वहां पुटी भवन के द्वारा होगा या बहुविखंडन के द्वारा होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में युग्लिना में बाइनरी फिजन होता है या द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। और जब प्रतिकूल परिस्थितियां हों, कौन सी परिस्थितियां हों, प्रतिकूल परिस्थितियां हों, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जनन मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन द्वारा होता है। मल्टीपल फिजन में युग्लिना लगभग वोल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास के पाल्मेला स्टेज की तरह ही विखंडित होता है। सबसे पहले युग्लिना के अंदर एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, सिस्ट के बाद में युग्लिना छोटी छोटी कई युग्लिनाओं में विखंडित हो जाता है, उनका साइटोप्लाज्म कई छोटी छोटी संरचनाओं में विखंडित हो जाता है और वो संरचनाएं फिर विभाजित होकर और पूर्ण रूप से विकसित होकर नए युग्लिना का निर्माण करती हैं। और इस तरह से वो मध्य में जब तक उनमें कसाबिकाएं वगैरह नहीं होती है तो वो वोल्वोक्स या क्लेमाइडोमोनास की पाल्मेला स्टेज के जैसी नजर आती हैं। बाद में वो युग्लिना में तब्दील हो जाती हैं और फिर सिस्ट, जैसे अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, सिस्ट रैप्चर हो जाती है, युग्लिना बाहर आ जाता है। तो आपको समझ में आपने देखा है कि परिस्थितियां कितनी प्रकार की हैं, दो प्रकार की, एक अनुकूल परिस्थिति, एक प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति में युग्लिना में जनन होता है बाइनरी फिजन द्वारा और प्रतिकूल परिस्थिति में युग्लिना में जनन होता है मल्टीपल फिजन द्वारा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।